Assalamualaikum everyone and good morning also to all of you my student. Welcome back to my YouTube channel Study NCERT. Let's discuss the one of the most important chapter for your exam. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट अकॉर्डिंग टू यू। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इम्पोर्टेंट ही पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आई हैव ऑलरेडी रिटन समथिंग पॉइंट्स। तो चैप्टर होगा आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स। मैं इस चैप्टर में सिर्फ आपको थियोरटिकल और डेरिवेटिव पॉइंट ही बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम यहाँ पर न्यूमेरिकल पॉइंट का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेशन वीडियो होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विदाउट लेट किए। तो चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हमें क्या पढ़ना है? केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स का मतलब होता है मोमेंट होना, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल काइनेटिक्स है ये वो ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में। मैंने यहाँ पर आपको शॉर्टली समझने के लिए लिखा है RRF। ये 3 वर्ड आपको इसकी डेफिनेशन को डिराइव कर देंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं इसमें केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, और उसकी रेट का मतलब उसकी स्पीड, और उसके फैक्टर कह दो या हिंदी में कारक कह दो। इसका मतलब है उन्हें रिएक्शन की जो रेट होगी उस पर किस किस चीज़ से फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, सपोज जैसे आप रोड पर बाइक को ड्राइव कर रहे हो, चला रहे हो, और बीच में जो बैरियर आता है उससे फ़र्क पड़ता है, आपकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर भी रिएक्शन के जो रेट है उस पर किस किस चीज़ से फैक्टर होंगे हमारे, ये पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड रेट एंड फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सब की स्टडी करना क्या कहलाता है? केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। यहाँ मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, रिएक्शन, रेट और फैक्टर। इन तीनों का स्टडी करना ही क्या कहलाएगा? केमिकल काइनेटिक्स कहलाएगा। चलिए अब ये देखते हैं कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारे फैक्टर हैं वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब उसकी अमाउंट बढ़ सकती है, घट सकती है, क्या है? ठीक है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, लाइट है, कैटलिस्ट है। ठीक है, ये होता है। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी भी सिर्फ मैंने आपको यहाँ नाम बताए हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, कितना अमाउंट आपने कंसंट्रेशन लिया है रिएक्टेंट का। कम टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने से रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, प्रेशर डालने से क्या फ़र्क पड़ता है, लाइट की प्रेजेंस से क्या फ़र्क पड़ता है, या कैटलिस्ट की। ठीक है, इन सब का इफेक्ट को देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हम फिर पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? जो बहुत फास्ट होती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, या इन दोनों से जो मीडियम में आती है उसे स्लो या मीडियम या मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होती है? जिनका रेट बहुत फास्ट होता है, उसे हम नाप नहीं सकते। मतलब कैसे, हम बहुत तेज़ी से अगर कोई रिएक्शन हो जाएगी तो उसे हम कैसे मापेंगे? तो ये माप नहीं सकते, इसलिए मैंने शॉर्टली यहाँ लिखा है रेट फास्ट होगी, सो यू कांट मेजर दैट रेट। ओके, एंड ये रिएक्शन कौन सी होती हैं? जो आयनिक होती हैं, और साथ में न्यूट्रलाइजेशन होती है। आयनिक रिएक्शन कैसे होगी या न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगी? आप आयन्स में ब्रेक कर सकते हो। मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि प्लस और माइनस कैसे फॉर्मूले में देखते हैं। H पे क्या आता है? प्लस आता है। Cl पे क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, और Na पे क्या आता है? प्लस आता है। OH पे क्या आता है? माइनस आता है। तो ये प्लस और माइनस की रिएक्शन यानी कि आयनिक रिएक्शन। इसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस और क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। हिंदी वाले भी देखें कि इसे उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे, उदासीन बनेंगे। इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। रेट मतलब स्पीड, दर, गति, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, और वेरी स्लो का मतलब होता है इन मैनी डेज, मतलब ये इतनी स्लो रिएक्शन होती है कि बहुत दिन में जाके कंप्लीट होती है। तो इसका रेट भी इतना स्लो होता है कि आप उसे माप नहीं सकते। ठीक है, रेट वेरी स्लो, सो मीजर नॉट। कट का मतलब लगा है, यहाँ मैंने क्रॉस किया है, इसका मतलब है आप नाप नहीं सकते। इसका एग्जांपल होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे लोहे पर जंग लगना बहुत स्लो होता है। अब कोई लोहे का पीस है, कोई बाहर ऐसे ही पड़ा है, तो उस पर जंग एकदम तो लगेगा नहीं 1-2 दिन में, भाई मंथली या साल भर लग जाता है। ऐसे मैक्सिमम टाइम में जाके ये रिएक्शन पूरी होती है। ओके, समझ आया? एक बार और रिपीट करना चाहोगे? देख लेना, वीडियो को रिव्यू करके दोबारा से देख लेना। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन की, रेट की और उसके फैक्टर की। और फैक्टर कौन कौन से होते हैं? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, कैटलिस्ट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है? जो 3 तरह की होती है। बहुत स्पीड से होने वाली वेरी फास्ट रिएक्शन होगी, या वेरी फास्ट रिएक्शन होगी, या वेरी स्लो रिएक्शन होगी, या वो ना तो वेरी फास्ट होगी ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होगी। इन दोनों के मीडियम में आ जाएगी, स्लो या मीडियम या मॉडरेट कह सकते हो। तो जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है उनकी रेट को हम माप नहीं सकते, ना फास्ट की और ना ही स्लो की, लेकिन हम मीडियम वाली को माप सकते हैं। और जो वेरी फास्ट होती है वो आयनिक होती है, न्यूट्रल होती है, मतलब एसिड और बेस के बीच में होगी। और जो वेरी स्लो होती है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, तो इसलिए हम इसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक होगा रेट ऑफ रिएक्शन।
अब हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट स्केच है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो इसमें रिएक्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं वो समय के साथ साथ किस में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होकर। देखो मैंने लिखा है रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसका एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना, ये सिर्फ आपको समझना है इसके एग्जाम्पल कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कम होता है तो उस पर जो साइन है इस पर जो आएगा वो माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा, वो कैसे आता है। देखो ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर मैंने लिया है एक कंटेनर में पानी और इस पानी को मैंने ले लिया 100 ml और टाइम के अकॉर्डिंग अभी टाइम कुछ नहीं हुआ है, 0 है, वो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। तो क्या अभी से एकदम से बर्फ़ बन जाएगा, नहीं ना, 1 सेकेंड्स में ऐसे कोई बर्फ़ नहीं जमने वाला। तो इसका मतलब हुआ कि जो टाइम टेकन 0 है उसमें वाटर इतना का इतना ही रहेगा, वहाँ पर प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा, रिएक्टेंट पूरा है। ठीक है, कुछ समय गुजरेगा तो टाइम टी हो गया तो वाटर जो होगा उसमें से कुछ कम होने लगेगा तो वो बर्फ़ बनने लगेगा। इसका मतलब हुआ वाटर जो है यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अब ये कितना जब बन गया, 10 बन गया, 10 ग्राम बन गया, तो यहाँ कितना रह जाएगा, 90 रह जाएगा। सपोज़ करो यहाँ 20 हो जाए, 20 रह जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 80 रह जाएगा। यहाँ पर 50 ग्राम बन जाए तो यहाँ फिर से 100 में से 50 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, 50 रह जाएगा। धीरे धीरे ये 90 बन गया तो इधर क्या रह जाएगा, 10। ओवरऑल एक टाइम ऐसा आएगा सारा पानी किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, बर्फ़ में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब जो रिएक्टेंट की मात्रा थी वो घटती जा रही है। पहले 100 थी, फिर वो 50, 10 ख़त्म हो गई, सारा पानी किस में चेंज हो गया, बर्फ़ में चेंज हो गया। ठीक है, मतलब वो घट रही है विद टाइम। इसलिए हम आर के साथ कैसा निशान लेते हैं, कैसा साइन लेंगे, माइनस का निशान लेंगे। इसी तरह से अपोजिट कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, इसलिए हमें निशान कैसा लेना है, उस पर पॉजिटिव का निशान लेना है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया रेट ऑफ रिएक्शन का, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की भी हो सकता है और प्रोडक्ट की भी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि रिएक्टेंट की तो अमाउंट घटेगी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी, क्योंकि तुमने पानी लिया था, बर्फ़ बनाना था, पानी घटता चला जाएगा, बर्फ़ बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है, कुछ रेस्पॉन्स भी दे देना। और नीचे क्या है, टाइम टेकन है। तो इसका फॉर्मूला बन गया रेट ऑफ रिएक्शन का, जो अभिक्रिया की दर बनेगी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसकी जो अमाउंट है वो चेंज होती है समय के साथ, टाइम टेकन, जितना भी वो टाइम लेगा। इसलिए हमें रिएक्टेंट में कैसा निशान लेना है, प्लस का। ठीक है, सॉरी माइनस का। और प्रोडक्ट के साथ कैसा लेना है, प्लस का, क्योंकि रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला कैसे लिखोगे इसमें, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। पहले आपको ये समझना है कि डेल्टा का मतलब क्या होता है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज करना, किसी चीज़ में कम हो या ज़्यादा हो। अगर लार्ज चेंज है तो आप इसे ले सकते हो, ठीक है, या इसकी जगह डी भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। चेंज के लिए क्या लगाना है आपको, डी लेना है या डेल्टा लेना है। ठीक है, डी या डेल्टा लेना है, इसका मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, लार्ज चेंज। और दूसरा पॉइंट के इसमें क्या रखना है, आर के साथ, रिएक्टेंट के साथ फिर से बता रही हूँ माइनस, और प्रोडक्ट के साथ क्या रखोगे, प्लस रखोगे। ठीक है, तो जैसे कोई रिएक्शन लिखनी है हमें, उसके लिए लिखना है, जैसे हमारे एग्जाम्पल हो गया कि हमारा ये रिएक्टेंट ले लिया मैंने कोई ए, या आर ही लिख देते हैं। रिएक्टेंट से मैंने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, ये आर है। ठीक है, दिस इज़ आर, मतलब रिएक्टेंट। अब इसके लिए मैंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप आर लिखते हो, और कैसे लिखा जाता है, इसके लिए निशान कैसा लिखा जाएगा, माइनस, इसके लिए कैसा लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा। ठीक है, तो आर के लिए क्या लिखोगे, रिएक्टेंट ये है रेट, रेट को आर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाओ, फिर डी लिख दो और ब्रैकेट बंद करो, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, आर लिखना है, ये आर लिख दो, और नीचे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, डी टी। ठीक है, अब ये लिखा है मैंने निशान, ये ध्यान देना है, फोकस। माइनस का निशान किस लिए लिखा है, क्योंकि मैंने क्या लिया है, रिएक्टेंट। अब इसके लिए लिखो, इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पर प्लस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा डीपी, और नीचे क्या आ जाएगा, डीटी। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब होता है, अगर मैं ऐसे ही लिखवाऊँ आपको कि रेट क्या है, तो उसे क्या लिखोगे, डी एक्स अपॉन डी टी। ये x क्या होता है, ये कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, तो इसे लिखते हैं मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर। ध्यान रखना, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। समझ में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी यूनिट अगर निकालना हो तो क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर हो गई। अब कोई एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, जैसे ये लिखा मैंने यहाँ पर a प्लस बी, और ये क्या बना दिया, सी बना दिया। ये क्या है आपका, ये रिएक्टेंट है,
और रिएक्टेंट से ये क्या बनाया आपने, ये प्रोडक्ट बनाया। ये क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। ए प्लस बी को मिलाकर क्या बना दिया, रिएक्टेंट ले लिया, और सी को क्या बना दिया, यहाँ पर रिएक्टेंट बनाया और ये बना दिया प्रोडक्ट। और मैंने कहा कि रेट लिखो, तो रेट कैसे लिखोगे, तुम्हें पता होना चाहिए कि रेट लिखने के लिए हमें साइन का पता होना जरूरी है। रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस, चाहे 2 हो या 3 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या लिखोगे, आर लिखो, आर मतलब रेट या हिंदी में दर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके लिए क्या लगाना है, माइनस, फिर डी लिख दो, ब्रैकेट, फिर क्या लिखेंगे, पहले ए के लिए लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर ए लिखो, नीचे क्या लिखोगे, डी टी। सबका जगह सेम ही रहना है। अब हमें बी के लिए लिखना है, तो जहाँ ए लिखा है वहाँ बी लिख दो, इक्वल का निशान लगाओ, फिर माइनस लिखो, डी लिखो, ब्रैकेट बी, और नीचे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ये दोनों हमारे कौन हो गए, ये दोनों हो गए हमारे रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के साथ हमने कैसा निशान लगा दिया, माइनस। अब प्रोडक्ट के लिए लिख दो, ये आएगा, यहाँ क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, डी, और ब्रैकेट में कैसे लिखा, सी लिखा, और नीचे लिख दिया डी टी। समझ में आ गया, दिस इज़ द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के साथ हमने कैसा साइन यूज़ कर लिया, प्लस का। ये हो गया हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अब इनके सामने कोई पॉइंट लिखा हुआ आ जाए, बैलेंसिंग रिएक्शन आ जाए, तो तब क्या करोगे, ठीक है। दूसरा तरीका टाइप 2। टाइप 2 में क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 2A 3B और यहाँ पर बना दिया 4C, ठीक है। यहाँ क्या लिख दिया, 4C लिख दिया। ये हमारे रिएक्टेंट है जिसके साथ हमें कैसा निशान लेना है, माइनस। ये कौन है, ये प्रोडक्ट है जिसके साथ क्या लेना है, प्लस लेना है। रिएक्शन को लिखने का तरीका अभी भी ऐसा ही है जैसा कि ऊपर लिखा है। रेट लिखो, रेट के साथ ये रिएक्टेंट है, माइनस का निशान लिखो, डी लिख दिया, नीचे क्या आएगा, डी टी। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए लिखोगे, ठीक है। अब ये लिखा है, इसके लिए लिखोगे माइनस है, फिर डी है, और फिर ब्रैकेट में क्या है, बी है, और नीचे क्या लिखेंगे, डी टी है। अब आगे इसके लिए लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर डी लिखो, ब्रैकेट में सी है और नीचे डी टी है। तो अभी आप देख रहे होंगे जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी है उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमें तो डिफरेंस दिखाया है। रिएक्शन को देखो, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, 2 है, 3 है, 4 है। तो आपको क्या करना है, बस इसे 1/, में लिख देना है, 1/2। इसे भी लिखोगे 1/3, इसे भी लिखोगे 1/4, बस इतना काम करना है। समझ गए। अगर जो सामने लिखा हुआ डिजिट रहेगा उसे 1/, में लिख देना है, ठीक है। कुछ भी डिजिट लिखिए 1/, में लिखेंगे, ठीक है। अब तीसरा टाइप बताती हूँ कि कैसे लिखा जाएगा। जैसे मैंने अब ये वाला नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, 2/3A और 3/5B इस एरो और 4/3C लिख दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रेट लिखना है, ठीक है। तो रेट कैसे लिखोगे, 1 सेकेंड, लेट मी डू वन थिंग, एक्सक्यूज मी। तो 2/3 यहाँ पर हमने लिखना है क्या, रेट लिखना है। तो रेट को हमें कैसे लिखना है, इन दोनों के लिए इधर जो हम लिखेंगे, जो इधर रहेगा हमारा लेफ्ट साइड, तो वो क्या होगा, वो हमारा रिएक्टेंट होगा, और इधर लिखेंगे तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। उसके साथ कैसा निशान रहेगा, प्लस का, और इसके साथ कैसा रहेगा, माइनस का। तो हमें ऐसे ही लिखना है, माइनस लिखो, फिर डी लिखो, ब्रैकेट में किसे लिखेंगे, ए को, नीचे क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे करो, ये क्या आया, माइनस, फिर डी है, और यहाँ क्या है, बी है, और नीचे फिर से डी टी। अभी तक हम पहले जैसा ही लिख रहे हैं, इसमें है प्लस का निशान, फिर डी है, ब्रैकेट में सी है, और नीचे क्या है, डी टी है। अब समझने वाला पॉइंट यहाँ है, अगर इनके सामने सिर्फ 2, 3 और 4 होता, अपॉन में ना होते, तो बस हम 1/, में लिख देते। ये ऑलरेडी अपॉन में लिखे हुए हैं, 2/3, 3/5, 4/3 ऑलरेडी अपॉन में लिखा है। तो आपको क्या करना है, इन्हें पलट के लिख देना है, बस इतना का समझ लो। तो इसे क्या लिखोगे, 3/2। पहला क्या है, ये 2/3 है, तो इसे क्या करोगे, चेंज कर दोगे। 2/3 को क्या करोगे, 3/2। 3/5 है, तो यहाँ क्या करोगे, 5/3 कर दोगे। ये 4/3 है, 4/3 को क्या कर दोगे, यहाँ पर 3/4। आई होप मैं समझती हूँ कि आपने इतने अच्छा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था, आपको समझा रखा था। यहाँ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो सामने डिजिट लिखी है और अगर वो अपॉन में है, ठीक है, फ्रैक्शन में आया हुआ है, भिन्न है, तो उसे पलट के लिख दो, बन गया रेट। 2/3 को 3/2, 3/5 को 5/3, 4/3 को 3/4, बस इतना करना है। समझ में आ गया, क्योंकि MCQs में क्वेश्चन बना हुआ है, तो ध्यान देना है आपको। समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब आगे पॉइंट हमारा नेक्स्ट स्केच, पहले हम इसकी यूनिट देख लेते हैं, तब करते हैं आगे काम। यूनिट है हमारी किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की है, क्या है, dx/dt, ठीक है। ये x क्या है, कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रता। हिंदी में अगर लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, ये इसको सांद्रता लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन होता है। और कंसंट्रेशन को हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल/लीटर,
क्या होता है, मोल अपॉन लीटर। तो इसको x की जगह मैंने ये लिख दिया मोल अपॉन लीटर, और नीचे क्या है, टाइम है, तो क्या लिखा जाएगा, मोल अपॉन लीटर, नीचे क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो नीचे मैंने लिख दिया टाइम। ठीक है, अब इसे मैं टाइम ना लिखकर सेकंड लिख सकती हूँ, टाइम को हम किस में नापते हैं, सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, रेट की, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट क्या बनेगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बनेगी, क्या लिखा हुआ है, मोल, ऊपर जाएगा लीटर, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लगाएंगे, सेकंड है तो वो भी किस में आ जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा। तो दिस इज़ द यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस MCQs भी देखने हैं वो भी ज़रा फोकस करें। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ये बन गया हमारा, समझ गए। अगला पॉइंट है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, हिंदी में से कहते हैं औसत, एवरेज को क्या कहेंगे, औसत। ठीक है, रिएक्शन का औसत वेग, औसत वेग, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझना है, देखो ज़रा ध्यान देना, इम्पोर्टेंट बस 3 ही वर्ड हैं, चेंज करना है, क्या चेंज करना है, कंसंट्रेशन को, किसकी कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी। ठीक है, मैं यहाँ आपको थियोरेटिकल पॉइंट पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए आई हूँ। थियोरेटिकल मैंने आपको रिटर्न करा दिया है, ठीक है, वहाँ से देखना। चेंज करना है इसमें किसको, कंसंट्रेशन को, उसकी सांद्रता को, किसकी, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। कब करना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई स्पेशल समय होगा, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होगा, उसके अंदर इसको चेंज करना है। ठीक है, स्पेशल पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में चेंज करना ही क्या कहलाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर से सुनो, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करना किस चीज़ के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर, स्पेशल टाइम के अंदर। ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, वो कहलाता है एवरेज रेट। इसे हम क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिखा जाता है, आर से रेट, AVJ से बनता है एवरेज। ठीक है, ये बन गया जैसे हमारा A से B, तो हम यहाँ लिखेंगे -D, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ऊपर, अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिख दो, ये हो गया इसकी रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंस्टेंटेनियस, हिंदी में से कहते हैं तात्क्षणिक। तात्क्षणिक का मतलब होता है क्षण भर में, मतलब क्षण भर में जो रेट चेंज होती है, क्षण भर मतलब पल भर, जैसे कह देते हैं स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो रिएक्शन की रेट होती है, किसकी, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, वो जो चेंज होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट, या ये कह सकते हो ना के बराबर, ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि ना के बराबर चेंज होती है। देखो फिर से सुनो, सपोज करो ये है हमारा रेट, ये इसकी स्पीड जा रही है, ऐसे घट रही है, बढ़ रही है। अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि यहाँ पर रेट बढ़ रही है या घट रही है, तो आप देख रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ रेट क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि यहाँ रेट क्या है, तो यहाँ रेट क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ना घटती हुई समझ आ रही और ना ही बढ़ती हुई तुम्हें दिखाई दे रही। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट वर्ड का मतलब होता है लगभग समान रहेगी, वो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो बहुत कम समय के अंदर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसे चेंज करते हो तो वो क्या दिखाई देती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखाई देती है। इसीलिए उस रेट को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, आर इंस्टेंटेनियस, वही dx/dt। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम के साथ चेंज हो रही है, बस इतना ध्यान रखना है, बहुत ही कम टाइम में, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, बहुत कम समय में रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, वो कितनी, लगभग ना के बराबर, एट मीन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, अब हमारा पॉइंट है फैक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किस किस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा, ये मैंने आपको शुरू में बताया था। तो कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और लाइट कैटलिस्ट है, ये 5 हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता, यानी कि उसकी अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर सांद्रता का मतलब क्या है, पहले तो आप ये याद करोगे, कंसंट्रेशन या सांद्रता डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन पर। ROR का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपने किसी भी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो बढ़ जाएगी। फिर पूछा जाता है कि क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप रेट बढ़ाओगे, मान लो यहाँ पर जो है 2 या 4 रिएक्टेंट थे, ये कौन थे, हमारे रिएक्टेंट हैं। ठीक है, तो इनके बीच में टक्कर कम होगी या ज़्यादा होगी, सपोज करो 4 ही तो इंसान है और दूर दूर बैठे हैं, तो क्या उनके बीच में टक्कर होगी, नहीं ना। तो अब हमने क्या कर दिया, इनके नंबर को बढ़ा दिया, इनके नंबर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया।
बहुत सारे हो गए ये यहाँ पर, इसके जो रिएक्टेंट के पार्टिकल थे या ये कंसंट्रेशन थी इनकी क्या हो गई, बढ़ गई, जाहिर है बहुत सारी बढ़ गई। अब इनके बढ़ने से क्या होगा, इनके बीच में कोलिजन होगा, टक्कर बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, टक्कर क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, कोलिजन भी बढ़ जाएगा, टक्कर भी बढ़ जाएगी, ठीक है। कोलिजन हो बहुत ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, रेट भी बढ़ जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट बहुत जल्दी बनेगा। भाई प्रोडक्ट फटाफट बनता चला जाएगा, जैसे जैसे टक्कर होगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो प्रोडक्ट जैसे ही जल्दी बढ़ेगा तो क्या कहोगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। समझ में आई। जहाँ पर कहीं कोई एक एरिया है जहाँ पर 2 इंसान बैठे हैं और बहुत दूर दूर बैठे हैं, तो उनके बीच में टक्कर कैसे हो गई, ठीक है, या 2 चीज़ें रखी हैं उनके बीच में कोलिजन कैसे हो सकता है जब वो दूर दूर हैं, ठीक है। तो हमने उनके नंबर बढ़ा दिए, बहुत सारी कम जगह थी और अमाउंट ज़्यादा कर दिया, तो उनके बीच में क्या होगा, टक्कर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे टक्कर बढ़ेगी, जितनी जल्दी टक्कर ज़्यादा होंगी उतनी जल्दी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, और प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया तो इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गई। अगर किसी के याद ना हो तो बस इतना समझ लेना कि अगर हमने सांद्रता या कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। समझ में आई। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम टेम्परेचर का। दूसरा पॉइंट है हमारा टेम्परेचर का। मैंने ऑलरेडी राइट कर लिया है ताकि कम टाइम में समझा सकूं। टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है इस पर रेट ऑफ रिएक्शन पे। ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, सपोज करो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया किसी रिएक्शन का, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी। ध्यान से समझना, 10 डिग्री बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाता है, बिल्कुल डबल हो जाता है। जैसे किसी रिएक्शन का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है और उस समय उसका रेट जो था 10 था, ठीक है, 10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स था। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसे T1 मान ले, इसे T2 मान ले। मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया तो इसमें मैं 10 अगर ऐड करूँ कितना आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो यहाँ पर रेट कितना होगा, डबल होगा, इसका डबल, ठीक है। 10 का डबल कितना हो जाएगा, 20। अगर मैंने यहाँ पर 10 फिर बढ़ा दिया तो ये 40 डिग्री सेल्सियस होगा और यहाँ पर रेट कितना आ जाएगा, अब 40 हो जाएगा। सॉरी डिग्री नहीं है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। कुल मिला के बात क्या हुई, बात ये है कि टेम्परेचर को अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाता है, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर 20 था तो 10 था, यहाँ पर 20 से 10 बढ़ाया तो 30 हो गया, लेकिन ये 10 नहीं बढ़ेगा। 10 तुम्हें लग रहा होगा 10 से 20 हो गया, नहीं, 10 का डबल 20 हो गया, ठीक है। फिर तो यहाँ 30 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, 20 का कितना होगा, 40। अब अगर और लें, यहाँ पर 10 डिग्री और बढ़ा दूँ तो यहाँ 50 डिग्री होगा, लेकिन इसे डबल करोगे तो अब 80 डिग्री होगा। इसे 60 करूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, अब 80 का डबल कितना होगा, 160 डिग्री होगा, ठीक है। डिग्री नहीं है भाई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स ये इसकी यूनिट है। समझ में आ गया टेम्परेचर का, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रेशर का, ठीक है। इसे भी यही याद रखना है, प्रेशर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन पर। इसका मतलब हुआ जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसे होगी, बढ़ जाएगी। देखो कैसे बढ़ेगी। अगर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये कंटेनर और इसमें रखी हुई है कुछ गैस, मान लो यहाँ पर है हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, या ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, कोई सी गैस रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर ये गैस रखी है। तो इनमें कोई भी क्या नहीं हो रहा, टक्कर नहीं हो रही। टक्कर को क्या कहते हैं, कोलिजन, ठीक है। नो कोलिजन, कोई कोलिजन नहीं हो रहा। मैंने इस पर क्या करा, इस पर मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया। क्या करा, प्रेशर अप्लाई कर दिया, ऊपर से इस पर प्रेशर लगा दिया। प्रेशर अप्लाई करने से क्या हुआ, देखो फोकस करना, ये था यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें जो यहाँ पर ये गैस रखी थी ना आपस में, तो इनमें क्या होगा, इनमें टक्कर होने लगेगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ, यहाँ पर जो है वो प्रेशर लग रहा है, इससे प्रेशर नीचे लगेगा ना पिस्टन से। जब किसी चीज़ को दबाते हो, नीचे की तरफ करते हो, तो उसमें क्या होता है, वे आपस में रिएक्शन करेंगी, नहीं करेंगी, ठीक है, होंगी, क्योंकि उनमें क्या होगा, कोलिजन होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें टक्कर होने लगेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। फिर से वहीं पहुँच जाओ, जहाँ कोलिजन बढ़ गया वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। जहाँ कोलिजन हो गया वहाँ क्या हो जाएगा, कोलिजन होने से कोलिजन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, और जहाँ प्रोडक्ट बढ़ा इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। देखो प्रेशर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, तो कैसे बढ़ती है वो देखो। यहाँ पर हमने एक कंटेनर में गैस लिया था, यहाँ इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, रखी है आराम से बंद, नो दिक्कत, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो कोलिजन, कोई कोलिजन नहीं हो रहा। हमने इसके ऊपर से दबाव डालना शुरू करा, जैसे ही दबाव डाले नीचे को दबेंगी तो इनके बीच में कोलिजन होगा, टक्कर होगा तो इनमें क्या होगा, इसका प्रोडक्ट बनता चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। समझ में आ गया। अब आता है हमारा 4 पॉइंट, ये वहाँ नाम लिखना रह गया था, मैं इसमें यहाँ समझा देती हूँ। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पर। देखो तो ये कैसे बढ़ेगा, जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता है,
ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो भी क्या हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, इसका मैं एग्जांपल आपको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। जस्ट कि कोई क्लॉथ है, कपड़ा, ठीक है, उसे आपने ऐसे फोल्ड करके रख दिया और वो वेट है, गीला है, तो उसे सूखने में, ड्राई होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है। और अगर सर्दी के मौसम की अब की फ़िलहाल की बात करें तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। देखो यहाँ पर ये कोई क्लॉथ है, कपड़ा है, आपने उसे फोल्ड करके रख दिया, ये भीगा हुआ है, वेट का मतलब है भीगा हुआ है, उसे सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एक तो मान लो ये वूलन है, कैसा कपड़ा है, वूलन है, गर्म है, कार्डिगन वगैरह आपकी, तो उसे अगर आप भिगो के ऐसे ही फोल्ड करके रख दोगे तो उसे सूखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है वो कम है। क्योंकि जब वो सुखाने के लिए इसे फैला रहे हो और वो फैला नहीं है तो उसका सरफेस एरिया कम हो गया, इसलिए उसे सूखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हमने उसको फैला दिया ऐसे, यहाँ पर हमने इसको फैला दिया और फैलाने के बाद इसका क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, और इसका सरफेस एरिया जो बढ़ा है इसका मतलब है अब जो सनलाइट पड़ेगी वो चारों तरफ से इस पर ऐसे आकर पड़ सकती है, चारों तरफ से इस पर रिएक्शन कर सकती है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ जाने से जो इसका कोलिजन होगा धूप का, सनलाइट का, इस पर रिएक्टेंट ज़्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, तो इस पर क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, तो इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन भी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है। दीज एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, बट ये मत कर देना, वहाँ उल्टे सीधे डायग्राम मत बना देना, इनसे नंबर नहीं मिलने वाला, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है बस। नेक्स्ट है आपका 5वां जो था पॉइंट, लाइट। कुछ रिएक्शन जो होती हैं वो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, जैसे CH4 + Cl2, तो ये रिएक्शन कर दो, एक H यहाँ से हटाओ, एक Cl, क्या बनेगा, HCl, यहाँ क्या बचा, CH3 और ये Cl। सनलाइट को हम इस तरह से डेल्टा बनाकर लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या बना, मिथाइल क्लोराइड। तो ऐसे लिख सकते हो, सम रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सम रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या सनलाइट, एनीथिंग व्हाट यू वांट टू से। ओके। अगला है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट जो होता है, जो किसी भी रिएक्शन जो होती है उसकी रेट को, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो वो बढ़ा सकता है और निगेटिव कैटलिस्ट होगा तो वो घटा सकता है। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बट नॉट कंज्यूम इटसेल्फ, नॉट कंज्यूम इटसेल्फ, ये अपने आप कंज्यूम नहीं होता, मतलब कहने का ये है ये खुद यूज़ नहीं होता, बस उस रिएक्शन की रेट को बढ़ा के या घटा के वापस मिल जाता है, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पर Fe जो है वो कैटलिस्ट की तरह से काम करता है, कौन से, हैबर प्रोसेस में आता है अमोनिया के, N2 + H2, N2 + H2, यहाँ पर आप रिएक्शंस बैलेंस करोगे 2NH3 और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 3 6, ये तो पता ही है बैलेंस करना है, ये कैटलिस्ट की तरह से काम करता है। ठीक है। ध्यान ये रखना है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस से जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो मोस्टली बढ़ जाती है। ठीक है। क्या करोगे, कैटलिस्ट की प्रेजेंस से डिपेंड क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन पर वो डिपेंड करता है। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। इट इज़ सम ऑफ पावर। इतना सा अगर तुमने समझ लिया कि सम ऑफ पावर करना है तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। कैसे, हिंदी में इसे कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। ठीक है। इट इज़ सम ऑफ पावर, जो रिएक्टेंट पे पावर लगी होगी ना उसे जोड़ दो, उसे सम कर दो, यानी कि ऐड कर दो तो ऑर्डर निकल जाएगा। ठीक है। तो अब डेफिनेशन कैसे लिखा जाएगा, इट इज़ नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन या अमाउंट दे रखे हैं उनके नंबर, ऑन विच, ज़रा ये पॉइंट ध्यान देना कि क्या कह रही हूँ मैं, ऑन विच, जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, कंपलसरी है, इस लाइन के बिना जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस लाइन के बगैर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको कंसिडर नहीं कर सकते। गलत है अगर ये लाइन नहीं लिखी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन विच। ठीक है। मतलब कहने का ये है, अगर आपने रिएक्टेंट में बहुत सारी चीज़ें ले ली और कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जिनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके होने से फ़र्क पड़ता है, तो जिनके होने से फ़र्क पड़ता है, जिन पर रेट डिपेंड करता है, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे, और ये सम ऑफ पावर क्या है, जैसे मैंने लिया Na + Mb और यहाँ कोई भी प्रोडक्ट बन गया, तो रेट कैसे निकालेंगे, डिपेंड किस पे करता है, मैंने कहा ना रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट से मतलब है हमें, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। रिएक्टेंट क्या लिए है, तो यहाँ रिएक्टेंट लिख दिया। अब रिएक्टेंट की जगह मैं लिख सकती हूँ Na, और जो यहाँ सामने लिखा है N उसे पावर बना दिया, M को भी क्या बना दिया, यहाँ ऊपर पावर बना दिया। ठीक है। इन दोनों की पावर को जोड़ दो, लिखा है ना सम ऑफ पावर, तो N + M को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा
ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। n+m को हमने जोड़ दिया, क्या आया, अगर 0 आता है तो ऑर्डर 0 हो जाएगा, 1 2 3 जो भी आएगा वही ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये जो रिएक्टेंट लिखा है इसके ऊपर जो मैंने यहाँ पर सामने है n है m है, ये ऊपर लग गए इसके, और इन्हें जोड़ देंगे हम, तो इनके जोड़ने से ही हमारा क्या निकल जाएगा, ऑर्डर निकल जाएगा। अगर इनको जोड़ के 0 आता है तो ऑर्डर भी 0, ठीक है, और 1 आता है तो 1 2 3 जो भी आएगा। अब इसकी जो ये पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, आप इसे रिएक्शन से डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये थियोरेटिकल नहीं होता, ठीक है। साउंड प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत शोर हो रहा है यहाँ पर। कांट डिसाइड बाय रिएक्शन, आप इसे रिएक्शन से डिसाइड नहीं कर सकते, नॉट थियोरेटिकल। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लो, 2-3 पॉइंट है बस। ये प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर क्या है, 0, पॉजिटिव, निगेटिव और होल नंबर, ठीक है, और फ्रैक्शन, ये हो सकती है, ये भी सब हो सकती है, लेकिन ये थियोरेटिकल नहीं है, नॉट थियोरेटिकल। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, मतलब आप एक्सपेरिमेंट करके ही बता सकते हो, किसी रिएक्शन को देखकर उसे ऑर्डर नहीं बता सकते, ठीक है। आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग इतना काफ़ी है इसे समझने के लिए, डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला है हमारा 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डज़ नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी मैं पीछे बताया है मैंने आपको कि रिएक्शन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो 0 ऑर्डर का है, तो ये जब 0 है तो डज़ नॉट डिपेंड, और अगर फर्स्ट ऑर्डर का होगा तो वो एक रेट पे ही डिपेंड करेगा, किसी एक पर ही। 0 का है तो डिपेंड ही नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन डज़ नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, उसे ही कहते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मैंने यहाँ पर लिया A और A से क्या बनाया, प्रोडक्ट, तो A को हम जो प्रोडक्ट बना है उससे हमें कोई मैटर नहीं, हमें रिएक्टेंट से मतलब है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, कैसे लिखा जाता है, dx/dt, किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पर, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, ये रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। और अगर मैंने 0 ऑर्डर का कहा है तो रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगी, 0। अब मैं यहाँ रिएक्टेंट ना लिखकर रिएक्टेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, हम A लिख सकते हैं, dx/dt ऐसा कैसे लिख दिया, ये भी सेम है, रिएक्टेंट की जगह क्या आ गया, A की पावर 0, ठीक है। अब इसे हटाएंगे तो dx/dt, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा k, और ये ऐसे ही है, A की पावर क्या है, 0। और आपको पता होना चाहिए कि जब किसी की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर हम यहाँ पर इसे हटा के dx/dt इक्वल टू क्या कर देंगे, k इंटू 1, बात तो एक ही है, भाई मल्टीप्लाई होकर भी वही आना है, तो ये क्या बन गया, dx इक्वल टू, अगर मैं dt को इधर ले जाऊँ k इंटू dt बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है। यहाँ तक dx/dt इक्वल टू k इंटू 1, और dx यहीं है, dt इधर चला गया, तो dx इज इक्वल्स टू क्या बन गया, k इंटू dt बन गया, ठीक है। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है यहाँ पर, ठीक है। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगाइए यहाँ पर, dx इज इक्वल्स टू यहाँ पर k और ये dt, तो यहाँ इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू kt आ जाएगा। ये आ गई आपकी 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या आ गई, 0 ऑर्डर इक्वेशन आ गई यहाँ पर, या रिएक्शन आ गई। अब आपको यहाँ से अगर k निकालना है तो k की वैल्यू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू k आ गया। ये क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। t क्या होता है, टाइम होता है, और टाइम को हम कैसे लिखते हैं, सेकंड में, और कंसंट्रेशन को कैसे लिखते हैं, मोल पर लीटर में, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो इस k की यूनिट यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं, क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ध्यान रखना अब कैसे आई है, ठीक है, क्योंकि ये MCQs में पूछा जाता है, एक MCQ क्वेश्चन में, कि 0 ऑर्डर के लिए, ये कौन से ऑर्डर के लिए आई है, 0 ऑर्डर के लिए k की यूनिट क्या है, और k को कहते क्या है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। k क्या होता है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, रेट कांस्टेंट कह दो, या फिर क्या कहोगे, वेलोसिटी कांस्टेंट कह दो, ठीक है। रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ओके। ये 0 ऑर्डर के लिए मैंने ग्राफ बनाया आपका, फॉर 0 ऑर्डर। देखो समझ लो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तुम कितनी भी बढ़ा लो, बढ़ाते जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो 0 ऑर्डर की है। इसलिए हमें क्या मिली, सीधी लाइन। देखो कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे, इधर बढ़ाते जा रहे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जैसी पहले थी ऐसी बढ़ती जा रही है, बस सीधी हो रही, कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये ऊपर की तरफ नहीं जा रही, नीचे की तरफ नहीं जा रही, जैसी थी वैसी की वैसी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो इफेक्ट बाय द इंक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, नो चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन। इसलिए हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है।
बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आई डोंट नो कि आप कर पाएंगे या नहीं, बट एक वीडियो में आई कांट डू कंप्लीट दिस, ठीक है। इसके लिए सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए एंड कमेंट में बताइए मुझे कि क्या समझ में आया क्या नहीं, एंड आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, थैंक यू, यू वेलकम इन योर नेक्स्ट वीडियो।